सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो ऐसे का पेपर था, आज सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन का पहला पेपर था। आज ऐसे का पेपर, निबंध का पेपर मैंने आप लोगों को भेजा भी है, जो कि 9 AM से लेके जो है 12 नून तक था ये पेपर। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पेपर आप लोगों ने निश्चित रूप से सभी ने देख लिया होगा कि पेपर कुछ लोगों ने फीडबैक दिया है कि एक्सट्रीमली टफ, बहुत ज़्यादा टफ था पेपर। ऐसा नहीं है पेपर। मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं टफ नहीं था, बहुत इजी था, या इजी नहीं था, टफ था, मुझे लगता है कि चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या आईएएस का एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न होता है, उनकी एक डिमांड होती है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस रिक्वायरमेंट को समझ के पेपर देखेंगे हम, तो पेपर वैसा ही था जैसा कि जो है पहले के वर्षों में आता रहा है। जैसे कि 2020 में जैसा पेपर आया था, कमोवेश वैसा ही पेपर इस बार भी था। और ये जो पेपर था, इस पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस, जिस तरीके से ऐसे के जो टॉपिक्स थे, वो इस टाइप के थे कि जो कि जीएस से कहीं ज़्यादा कोरिलेट नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी जो जीएस की तैयारी है, और वो जीएस की तैयारी के माध्यम से अगर आप इन पेपरों को लिखेंगे और लिख के आएंगे, ऐसा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में विगत वर्षों में ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार या पिछले 2020 के ट्रेंड को देखेंगे तो ऐसा यूपीएससी ने ऐसा अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, अपने नेचर के अंदर चेंजेस लाए हैं, पेपर के पैटर्न में चेंजेस लाए हैं। वो चेंजेस इसलिए लाए हैं क्योंकि जीएस के पेपर, जीएस के कंटेंट को ही डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे का पेपर बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो एक जो वो चाहते हैं वो चेक नहीं हो पाएगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जीएस का पेपर और ऐसे का पेपर एक डिफरेंट मोड में है। जहाँ जीएस का पेपर आपसे जो चीज़ें हैं, जो आपको नॉलेज है, उसके इंटरप्रिटेशन की डिमांड करता है, उसके बारे में आपकी समझ क्या है इसकी डिमांड करता है। वहीं ऐसे का पेपर जो है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट को जो है चेक करता है। आपका व्यक्तित्व क्या है, आप सोचते कैसे हैं चीज़ों को, आपके जीवन के अनुभव कैसे हैं, कौन जो टॉपिक्स यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, या जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी के लिए, जो टॉपिक हैं उन पे आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और लिखते कैसे हैं, राइट। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन जो टेस्ट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोकस किया जाता है वो आपके जो आइडियाज़ हैं, आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार हैं, उनको आप कैसे कंसाइज फॉर्म में, एक इफेक्टिव फॉर्म में और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करते हुए एक सिस्टमेटिक मैनर में कैसे आप प्रेजेंट करते हैं और कैसे एक अच्छा कंक्लूजन लिखते हैं, और आपकी जो सोच है वो क्रिएटिव है या नहीं है, राइट। आपका एटीट्यूड किस प्रकार का है, आप चीज़ों को कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सॉल्यूशन है, उसका ही टेस्ट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यूपीएससी के ऐसे के पेपर में जाते हैं तो आपने कितनी भी पढ़ाई की है या आपने कितना भी आपके पास नॉलेज है जीएस का, इतना काम तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, कम से कम अगर आपका जो एबिलिटी है, अगर आप समझ चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो है पेपर में आप कंफर्टेबल होते हैं और लिखते हैं ठीक से। एकदम जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसमें थिंकिंग प्रोसेस को ज़्यादा फोकस किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि पहले के जो एक बार मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप पिछले लास्ट ईयर के ऐसे के पेपर को लिखेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ये मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई। इस बार के पेपर को अगर आप देखेंगे तो पिछले सालों के पेपरों को के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनके ऐसे के टॉपिक अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस किया है, तो आप कंफर्टेबल निश्चित रूप से रहेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो इस बार के एग्जाम्स में भी ऐसा ही देखा गया है, और देखने को ये मिला है कि थिंकर्स, फिलोसफर्स, ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जहाँ जीएस के पेपर में 130 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, वहीं ऐसे के पेपर में हम आराम से 150 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हैं। इस पेपर को बहुत गंभीरता से लेना होगा, और तभी जाके जो है हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक ऐसे का पेपर है, एक एथिक्स का पेपर है। दो पेपर एक ऐसे पेपर हैं जिनमें जीवन के लाइफ टू लाइफ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति आपका अप्रोच क्या है, राइट, आप सोचते कैसे हैं, कहीं ना कहीं ये उसका टेस्ट है। अगर आप लगभग 50 टॉपिक लगभग चुन लेते हैं और उन पर अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि उनके गहन अध्ययन से अगर आप अच्छे से उनकी स्टडी करेंगे
तो आप ये जो कह सकते हैं जो 2 एसेज आते हैं उनमें आप फ्लो में आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड होती है फ्लो जो है आपका किस तरीके से जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आंसर्स को लिख पाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं तो उस समय जो पढ़ के गया है और जो नहीं पढ़ के गया है दोनों लोग एक ही फील्ड में नज़र आते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए पढ़ के नहीं जाना है, लेकिन हाँ जो जीएस की तैयारी है मैं आपको फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि वो जनरली काम नहीं आती है। आपने किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से चीज़ों को देखा है, वो ज़्यादा इसमें काम आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी के जो पेपर है जिसमें आपका कह सकते हैं कि 1000 मार्क्स में 1000 वर्ड्स में 1000 से लेके कह सकते हैं कि 1200 तक जो है वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं, इसके ऐसे लिखने होते हैं, 2 जो ऐसे आपको लिखने हैं। तो अगर आप एक सही ऐसे लिखें और लगभग 850 के आसपास भी आप लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से मार्क्स मिलेंगे। जो 2 टॉपिक हैं उन दोनों टॉपिक्स मतलब ए सेक्शन जो और बी सेक्शन जो है, तो सबसे पहले हम ए सेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ए सेक्शन जो है उसमें पहला ऐसे क्या था। क्या आपके पास ऐसे का पेपर है सभी लोगों के पास? देखिए जरा। यस सर। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऐसे है उसमें ये बताया गया है कि मैं जो ऐसे हैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये पता चलेगा कि हमको किस डायरेक्शन में सोचना है, किस तरीके से हमें लिखना है, क्या हमारे लिए ज़रूरत क्या होती है। तो एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि आपका जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज होगा और आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पहला जो ऐसे है जो पूछा गया है वो ऐसे है जिस पे आपको लिखना है द प्रोसेस ऑफ, देखिए आप जरा, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। इस तरीके का निबंध है। हिंदी में क्या है? आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। शब्द बड़ा हिंदी में बड़े ही कह सकते हैं भारी होते हैं या इसको हैवी कह सकते हैं और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अगर हमारा जो चिंतन लेवल जो है, हमारा थॉट प्रोसेस हमारा स्तरीय है, हम चीज़ों को ठीक से समझ पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। क्या है ये, क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, नोट करेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। क्या आपको ऐसा सेंटेंस दिख रहा है इसमें, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी? यस सर। अब उसमें फिर क्या है, टर्न लिया है, क्या बोला है कि जो है हैज नाउ बीन, देखिए अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो गया। ये आउटसोर्स जो है ये हो गया है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, इस पर आपको लिखना है। मैं आपको बताता चलूं कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आत्मचिंतन है, हम जो चीज़ों को देखते हैं, राइट, अपने आप को जो हम पहचानते हैं, राइट, वो जो है आज काफ़ी बदल गया है और ये हम लोग किस पे बेस्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गए हैं, ऐसा कुछ इसका अंदाज है। मतलब अगर आप सोचेंगे इसको तो ठीक है। अगर मैं आपको इस निबंध को बताऊंगा कि ये निबंध जो है ये ऐसे जो है कैसे हमें लिखना है, तो देखिए सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग बताएंगे कि सेल्फ डिस्कवरी किसे कहते हैं, क्या होता है सेल्फ डिस्कवरी। ये सेल्फ डिस्कवरी एक ऐसा प्रोसेस है, ये इनसोर्सिंग प्रोसेस है। इनसोर्सिंग मतलब अपने आप को पहचानना, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, राइट, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, अपने बारे में ठीक से जानना, अपने बारे में समझना। तो सेल्फ डिस्कवरी का जो मीनिंग होता है, सेल्फ डिस्कवरी किसे कहते हैं, ये हमको इसमें बताना है पहले। दूसरा फिर हमको ये बताना है कि जो सेल्फ डिस्कवरी का जो प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, ये इनसोर्सिंग होती है। इनसोर्सिंग आत्मचिंतन से होता है, आत्मचिंतन खुद से, राइट, सेल्फ जो है कह सकते हैं इनसोर्सिंग से होता है और आउटसोर्सिंग से नहीं होता है, ठीक है, बाहरी दुनिया से नहीं होता है। आपको सेल्फ डिस्कवरी करना है तो आपको खुद से जो है, खुद के ऊपर डिपेंड रह के करना पड़ेगा, ना कि आउटसोर्सिंग से जो है
और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से जो है अपने खुद से प्रयास करने पड़ेंगे, सेल्फ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो बुद्ध थे, बुद्ध को किसी बाहरी दुनिया से थोड़ी नहीं, उनको सेल्फ डिस्कवरी हुआ कि संसार में दुख हैं और दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त करना है। उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए, उन्होंने अपना जो पूरी फिलॉसफी दर्शन दिया दुनिया को, और आज पूरी दुनिया में वो एक कह सकते हैं हमेशा के लिए अमर है। बुद्धिज्म हमेशा रहेगा और उनको हमेशा पढ़ा जाता रहेगा। और ह्यूमैनिटी को उन्होंने जो दिया वो सेल्फ डिस्कवरी के कारण दिया। वो किसी गुरु के पास नहीं गए, किसी बाबा के पास नहीं गए कि बताइए बाबा जी मेरे दिन कैसे चल रहे हैं, मेरे भाग्य में आईएएस लिखा है कि नहीं लिखा है, आप जरा बाबा जी बताइए। ये हो गया आउटसोर्सिंग। ठीक है, हम बाबा जी ने हमको बताया कि बाबा जी ने बताया कि जीवन क्या है, राइट, लाइफ क्या है, आत्मा क्या होती है, राइट, आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। ये क्या कौन हो गए, किसी का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जो उपदेश देते हैं, जो प्रीच करते हैं, उन लोगों के पास आज ऐसा ट्रेंड चला है कि हम बाहर से तलाश रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी से हम पूछते हैं कि हमारा भविष्य फल कैसा होगा 2022 का, ठीक है, और हम टेक्नोलॉजी से पूछते हैं, वो बताता है कि भाई हमारा 2022 में भविष्य कैसा होगा। हम अपने आप को पहचानने के लिए आज हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, राइट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूँ? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो ऐसे ये डिमांड कर रहा है कि सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है। तो सेल्फ डिस्कवरी इज ए प्रोसेस ऑफ नोइंग। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने तो आपको ऐसे सिंपल फॉर्मेट में समझाया था, लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि सेल्फ डिस्कवरी इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग मोर अबाउट योर सेल्फ, लाइक हु आर यू, आप कौन हैं, ये सेल्फ डिस्कवरी है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, राइट, ये सेल्फ डिस्कवरी। और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन के क्या उद्देश्य हैं, उसकी वैल्यूज क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कोई बताए वैल्यूज क्या होते हैं, हाँ ठीक है, बाहर से मदद ले सकते हैं, लेकिन बाहर से मदद लेने और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग है। बाहर से मदद लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये डिमांड की जाती है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है, क्या आप टॉपिक से कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो मैं इस लेक्चर में डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमको मीनिंग समझना है और हमको बताना है कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इग्नोरेंस से दूर जाना पड़ेगा। सेल्फ डिस्कवरी के लिए अज्ञानता से दूर जाना पड़ेगा, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए आपको, राइट। उसके बाद आपको जो है अपने वीकनेसेस को खुद पहचानना होगा और क्या करना होगा, आपकी जो कमजोरियां हैं उनको आपको पहचानना पड़ेगा। आप कितने गलत हैं कितने सही हैं आपको देखना पड़ेगा, आपके फॉल्ट आपको देखने पड़ेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट है और सेल्फ असेसमेंट के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कह सकते हैं कि तभी हम सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हैं। और इसमें फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी आप बताइए, मुझे बताया गया कि कह सकते हैं मुझे किसी ने बताया कि थाली पीटने से कोरोना चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम थाली पीटते हैं और कोरोना भाग जाता है तो ये सेल्फ डिस्कवरी नहीं है। हमने किसी ने बोला और हमने उसको, मैं मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि भारत जैसे देश में और हम एक तरीके से जो चीज़ें करते हैं वो मतलब बिल्कुल साइंटिफिक नहीं होती हैं और हम सेल्फ डिस्कवरी नहीं करते हैं कि क्या ये सही है और क्या गलत है, राइट। और सेल्फ डिस्कवरी करना है तो आप देख सकते हैं कोविड-19 के मामले में भी देख सकते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी क्या है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, ठीक है, ये सेल्फ डिस्कवरी है। कोई बताता है, एक ऑथेंटिक पर्सन कोई बताता है, किसी ने बोला कि मैं गोमूत्र है या कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं, जो आप समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को जो है उस प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं और प्रोसेस को डेवलप करने के बाद जो है हम उस चीज़ को पा सकते हैं, हम अपने डेस्टिनी को पा सकते हैं। जो डेस्टिनी होती है उसी के द्वारा जो है उस पाथ को हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी के द्वारा, जैसे कि बुद्ध के द्वारा, राइट। इन सब लोगों ने जो है सेल्फ डिस्कवरी के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, क्वेश्चनिंग के द्वारा जीवन में जो है इन लक्ष्यों को हासिल किया, टारगेट किया, सेल्फ डिस्कवरी को। टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा यू टर्न लूँगा कि टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन को कह सकते हैं अच्छा बनाने के लिए और
अपने ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, जहां हमें जाना है, जिस जीवन का उद्देश्य है, तो सेल्फ डिस्कवरी में हम जिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड रहना ठीक नहीं होगा। ये मेरे ऐसे आशय जो है निबंध को लिखने का एक तरीका ये होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया ये निबंध? यस सर। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन आपको कैसा समझ में आया? क्या मतलब क्या क्या इसमें नॉलेज की जरूरत है कि किस चीज़ की जरूरत है? जो टॉपिक वो पूछ रहा है आप मुझे बताइए जरा। सर नॉलेज तो चाहिए ही, पर साथ में हमारी पर्सनैलिटी कैसी है और हमारा हर चीज को देखने का नजरिया कैसा है, उस पे ज्यादा फोकस है। एकदम सही, बिल्कुल ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इज ब्रॉड। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सेकंड ऐसे क्या है वो देखते हैं जरा हम। योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। सेकंड वाला जो है ऐसे है बेटा, ऐसा ही है निबंध, देखिए जरा आप चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, तो हिंदी में बता देता हूँ क्या है। आपके बारे में, आपकी मेरे बारे में है, ऐसा है हिंदी में। आपकी मेरे बारे में धारणा, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इस निबंध के बारे में ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में हिंदी में देखेंगे तो लिखा है संस्कार, लिखा है, देखो आप जरा, और इंग्लिश में लिखा है अवेयरनेस। तो अब मैं किस चीज़ को लेके चलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संस्कार लिखेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा और अवेयरनेस लिखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये अंतर है। लेकिन ठीक है, हम एक थीम लेके चलते हैं मोटा मोटी तौर पे कि क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है। बहुत ही इजी लगता है मुझे ये, बहुत ही इजी लगता है मुझे ये कि ये जो इस प्रकार के ऐसे पूछे गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जीएस में बहुत सारी तैयारी कर लें, बहुत सारी पढ़ाई कर लें, तो भी हम उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बताया है कि अगर हम ठीक से थिंकिंग करना जानते हैं, उनको प्रेजेंट करना जानते हैं और लिखने में हम पारंगत हैं, हमारी थोड़ी एक्सपर्टी है, तो हम निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाके और हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपनी जगह बना सकते हैं। तो मैं समय बर्बाद न करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस निबंध की थीम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले देखिए, आपके बारे में धारणा मीन्स योर परसेप्शन, ठीक है, योर परसेप्शन, ठीक है, और आपके बारे में मेरी धारणा आपकी सोच दर्शाती है, देखिए, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन है मेरे बारे में। देखिए, आप सोचिए, मेरे बारे में आपकी धारणा, मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, सबसे पहला तो यही है निबंध। अब मैं आपको आंसर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने आपसे, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो निबंध है वो यही बता रहा है। देखिए, कोई मेरे बारे में सोचेगा, अब हम बात करते हैं कौन सोचेगा, जो भी सोचेगा, एक्स वाई जेड, जो भी सोचता है वो क्या सोचेगा, बोलो बेटा। टॉपिक के चलो, निबंध ऐसे, आज का जो ऐसे पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो आपके बारे मतलब जो आप जो सोच रहे हैं मेरे बारे में, आपकी जो धारणा है, धारणा का मतलब क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका कॉन्सेप्शन, आपकी सोच, ठीक है। तो मेरे बारे में आपकी सोच कैसे, आपकी सोच दर्शाएगी। देखिए, आप मेरे बारे में जो सोच रहे हैं, राइट, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, आप नहीं लगता आपको? यस सर। ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, ये आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे आपका पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप क्या सोचेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप क्या सोचेंगे, आप मुझसे पॉजिटिव जो एनर्जी है, राइट, एक पॉजिटिव वे में आप सोचेंगे और पॉजिटिव वे में सोच के ये सोचेंगे कि सर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, आप दो पक्ष हैं इस बात के। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है।
और आपकी पर्सनैलिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? आपकी पर्सनैलिटी ये रिफ्लेक्ट कर रही है, आप सोचेंगे 2 टाइप के लोग होंगे, 3 टाइप के लोग होंगे, 4 टाइप के लोग होंगे। हर आदमी अपने एंगल से देखेगा और वही उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या सोचेंगे कि आप जो है हो सकता है कि आप मुझसे मोटिवेट हो, मेरे को देख के, मेरे बारे में सोच के, मेरे बारे में धारणा बना के मोटिवेट हो जाते हो। मेरे पास क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हो सकता है आप उनको सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे बातचीत करने के तरीके से कुछ सीखते हो सकता है। तो मतलब देखिए, फिर से मैं वही बता रहा हूँ, बात वही पे लौट के आ रहा हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सोच दर्शाती है, तो आपकी पर्सनैलिटी दर्शाती है। अब आप किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मुझे किस मेजरमेंट आपके क्या है, आपके क्राइटेरिया क्या क्या है, किस एंगल से आप देखते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी में एक अच्छा व्यक्ति अच्छी बातों को सोचेगा और एक निगेटिव व्यक्ति निगेटिव बातों को सोचेगा। बोलिए, ऐसा ही तो होगा? यस सर। अब ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं, ये तो देखो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ इस ढंग से आपको इस निबंध को लिखना है। और मैं तो कहता हूं सब कुछ मन के भीतर होता है। एक कमरा होता है, इस कमरे में हम क्या कर देते हैं, उस कमरे में टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी है उस कमरे के अंदर लाके रख देते हैं। आपका मन आपका एक रूम है जिसके अंदर सारी चीजें रखी हुई हैं। अब उनका अरेंजमेंट कैसा है, किस तरीके से आप उनको डेकोरेट करते हैं, किस तरीके से उनका ऑर्डर है अंदर, वो रिफ्लेक्शन कैसे, चीज बाहर की चीजों से आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, राइट? ये आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आप सोचो कि मेरे बारे में आपकी धारणा मेरे कारण है, मुझे नहीं लगता है। मेरे बारे में आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आप जो सोचते हैं, ये आप जाने आप क्या सोचते हैं। तो एक पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। आगे बात करते हैं। देखो, जब भी हम कह सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के सोच पर डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी रिएक्शन कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। कॉन्सेप्ट बनता है वो कौन से माहौल में रहता है व्यक्ति, उसका परिवेश कैसा है, उसका शिक्षा का स्तर कैसा है, देखो एजुकेशन कैसा है उसका, उसी लेवल से सोचेगा। धारणा कैसे बनाएगा कोई व्यक्ति? वो धारणा जो बनाई है आपने मेरे बारे में, जो आपने कॉन्सेप्ट्स मेरे बारे में डेवलप किया, वो किस बेस पे किया होगा? आपके बैकग्राउंड पे। आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, आप कौन से माहौल में रहते हैं, आप किस समय में मेरे को सोच रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सर सही है तो सही है, आप सोच रहे हैं कि 1947 का मैं होता, 1940 के समय के हिसाब से मुझे सोच रहे हैं, तो कुछ और सोचेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप की धारणा मुझे मेरे कपड़ों को देख के नज़र बना लेते हो कि सर के बारे में क्या धारणा है, मेरे कपड़ों को देख के, मेरी पर्सनैलिटी को देख के, मेरे व्यक्तित्व को देख के, मेरी शिक्षा को देख के। बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं चीज़ों को, ये आपका पर्सनैलिटी है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया, आपके प्रति, अब ठीक है, अब आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया, ये मेरे संस्कार है, ये मेरा अवेयरनेस है। भाई आपकी जो धारणा है आपने तो बना ली, लेकिन मैं उसको कैसे रिएक्ट करूंगा, देखो मैं उसको कैसे रिएक्ट करूंगा, ये मेरी पर्सनैलिटी है। अब मेरी पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट होगी इसमें? मेरी पर्सनैलिटी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, मेरी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, मैं आपसे क्या रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं उसका उत्तर कैसे देता हूं, अब मैं आंसर कैसे दूंगा। अगर मेरे बारे में किसी ने बुराई की, भाई आपकी धारणा है कि मैं बहुत गलत आदमी हूं, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? मेरी आपकी दुश्मनी हो जाएगी, नहीं साहब आप तो मुझे गलत समझते हो, ठीक है। अगर मैं बुद्ध या महावीर स्वामी की तरह हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये मेरी पर्सनैलिटी है ना, बात फिर से समझो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरा अवेयरनेस है कि अपनी लाइफ कैसे जीता हूं।
ये मेरी थिंकिंग एबिलिटी है, ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ये मेरे वैल्यूज़ हैं जिन पे मैं खड़ा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी धारणा मेरे लिए क्या है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये डिपेंड करेगा कि मेरा वे ऑफ लाइफ क्या है, मेरा जीवन का स्तर क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है मेरी लाइफ के लिए, मैं लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, मेरी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, इससे मेरी पर्सनैलिटी पता चलेगी। तो दोनों की पर्सनैलिटी का मतलब यही है कि व्यक्ति का जो जीवन होना चाहिए वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने टर्म सुना होगा, उस पर ले जाके आप जो है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। मैं लिंक भेजता हूँ, फिर से हम स्टार्ट करते हैं।